एवरीवन, एसबीएन एकेडमिक पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास जो 12th का इंग्लिश है, यानी क्लास 12 का जो इंग्लिश है उसका सेकेंड लेसन द लास्ट स्प्रिंग, जिसको लिखा है एनिस जंग ने। ये काफी बेहतरीन और इंसाइटफुल लेसन है और ये लेसन उस बच्चों की उस जो परपेचुअल पॉवर्टी है, जो गरीबी है, उसके बारे में डिस्कस किया गया है इस लेसन में, जो हमारे भारत में निरंतर चली आ रही है। और कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो स्क्वेटर हैं, जो बांग्लादेश से भाग करके भारत में आके बसने के लिए चले आए हैं और किसी तरह से यहाँ पे अपना रोटी चला रहे हैं, अपना जीवन स्पेंड कर रहे हैं, लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, उनके बारे में इस लेसन में डिस्कस किया गया है। तो चलिए बिना डिले करते हुए अब लोग हम डायरेक्ट आ जाते हैं स्टोरी पे। तो पहले थोड़ा सा एनिस जंग के बारे में देखिएगा, क्योंकि इन्होंने इतनी अच्छी कहानी लिखी है तो उनके बारे में पढ़ना लाजमी है। देखिएगा, जो एनिस जंग है वाज बॉर्न इन राउरकेला। ये राउरकेला में पैदा हुई थी। राउरकेला आपको पता होगा छत्तीसगढ़ में कि झारखंड में है? आप बताइए कमेंट से। भाई साहब, झारखंड में है कि छत्तीसगढ़ में राउरकेला? कहाँ पे राउरकेला? छत्तीसगढ़ में है। एंड स्पेंड हर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस इन हैदराबाद। और अपनी जो चाइल्डहुड है यानी बचपन है और जो एडोलसेंस है, एडोलसेंस बोलते हैं किशोरावस्था को, जो किशोरावस्था है और जो बचपन है उन्होंने हैदराबाद में बिताया। सी एजुकेशन इन हैदराबाद, और उन्होंने अपनी पढ़ाई भी हैदराबाद में की। एंड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और अमेरिका से भी इन्होंने पढ़ाई किया। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर, यानी उनके जो मम्मी पापा हैं वो दोनों लेखक थे। एनिस जंग बिगेन हर करियर, देखिए एनिस जंग बिगेन हर करियर एज ए राइटर इन इंडिया। भारत में जो एनिस जंग है उन्होंने अपने करियर को राइटर के रूप में जो है शुरू किया भारत में। सी हैज बीन एन एडिटर, और वो एडिटर का भी काम की। एंड देखिए, एंड कम्युनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर, यानी बहुत बड़े बड़े जो न्यूज़पेपर थे, तो अधिकांश न्यूज़पेपर के लिए कम्युनिस्ट और ये एडिटर का भी उन्होंने काम किया। इन इंडिया एंड एब्रोड, यानी भारत में भी और विदेश में भी न्यूज़पेपर्स के लिए उन्होंने काम किया। एंड हैज ऑथर्ड, और बहुत सारी किताबों की वो जो सेवरल बुक्स यानी कुछ किताबें हैं उनकी लेखिका भी वो बनी, यानी उनकी किताबें भी लिखी उन्होंने। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल लास्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, यानी ये कहानी जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं लास्ट स्प्रिंग, वो केवल एक एक्सेप्ट है। एक्सेप्ट का मतलब होता है ए पार्ट ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज का अंश। यानी उनकी एक बुक है, बड़ी स्टोरी वाली बुक है, जिसका टाइटल है लास्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, यानी ऐसे बच्चों की कहानी जिनकी बचपना छीन ली जाती है, एक्सप्लोटेशन होता है उनके साथ, तो उनकी कहानी उन्होंने लिखा है लास्ट स्प्रिंग के नाम से। और उन्हीं का थोड़ा सा पार्ट आपको इस स्टोरी में देखने को मिलेगा। Here she analyzes the grinding poverty in the traditions which condemn the children to a life of exploitation। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो लेखिका हैं वो एनालिसिस करती हैं जो ग्राइंडिंग पुअर्टी है, यानी ग्राइंड का मतलब होता है ग्राइंडर जो पीसता है, और ग्राइंडिंग पुअर्टी हम उस गरीबी को कहते हैं जहां पे इंसान दाने दाने के लिए मोहताज रहता है, यानी परेशान और माइजरी में एडवर्सिटी में अपना लाइफ स्पेंड करता है। उसी कहानी को वो एनालिसिस करती हैं, उसी जीवन को एनालिसिस करती हैं और उस ट्रेडिशन का वो कंडेम्ड मतलब आलोचना करती हैं जहां पे बच्चों के लाइफ का एक्सप्लोटेशन होता है। एक्सप्लोटेशन का मतलब शोषण होता है, उनकी बचपना को छीन ली जाती है, उसका वो क्रिटिसाइज करती हैं। तो एनिस जंग के बारे में ये था कि वो हैदराबाद से पढ़ाई किया, अमेरिका में पढ़ाई किया, राइटर का काम किया, एडिटर का काम किया, कम्युनिस्ट का काम किया, और हमारे यहाँ जो गरीबी है, जो परपेचुअलिटी है, जो निरंतर चली आ रही है, उसका उन्होंने तीखी निंदा की और उनके ट्रेडिशन पे उन्होंने बात किया। तो चलिए डायरेक्ट आ जाते हैं स्टोरी पे। यहाँ पे देखिए टाइटल में दिया गया है क्या, थोड़ा हाईलाइटेड वर्ड है, समटाइम्स आई फाइंड ए रुपीज इन गार्बेज। कभी कभी मैं गार्बेज में 1 रुपया पा जाता हूं। ये कौन बोलता है?
एक लड़का होता है, अभी स्टोरी पढ़ेंगे आप समझ में आ जाएगा। वो कहता है कि कभी-कभी मैं गार्बेज क्या होता है? गार्बेज जो होता है डंप पे रखा जाता है, मतलब जो डस्ट होता है, जो कूड़ा-करकट होता है, उसी को हम कहते हैं गार्बेज। व्हाई डू यू डू दिस? तुम ऐसा क्यों करते हो? आई आस्क साहिब, मैंने साहिब से पूछा। ये राइटर जो है एनिस जंग, वो कह रही हैं कि तुम ऐसा क्यों करते हो? मैंने साहिब से पूछा, whom I encounter every morning, यानी जिससे मैं इनकाउंटर का मतलब होता है सामना होना या मिलना, तो करेक्ट फेस करना, यानी जिसको मैं हर सुबह मिलती हूँ। स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड, स्क्राउंजिंग मतलब होता है सर्च फॉर समथिंग, यानी किसी चीज को खोजना स्क्राउंजिंग कहलाता है। और ये गोल्ड का मतलब होता है मनी या धन दौलत, उसको हम गोल्ड कहते हैं। इन द गार्बेज, गार्बेज तो आप जान रहे हैं। और डंप माने होता है जहां पे जो गार्बेज रखा जाता है, जिसे हम गांव में कहते हैं भूर। ऑफ माई नेबरहुड, यानी मेरे पड़ोस में। अब ये देखिए एनिस जंग जो है, वो अपने पड़ोस के एक बच्चे से पूछती हैं कि तुम ऐसा क्यों करते हो? और जो लड़का जिससे वो डेली उनका सामना होता है, स्क्राउंजिंग करते हुए यानी खोजते हुए धन यानी पैसे को, कहाँ पे? गार्बेज के डंप्स में, यानी जो कूड़ा इकट्ठा किया जाता है उसमें वो कुछ हमेशा खोजता रहता है। और खोजता क्या है? गोल्ड। गोल्ड का मतलब धन, वो पैसा वैसा खोजता रहता है। और खैर कहाँ पे? मेरे पड़ोस में। मतलब सीधे सीधे पॉइंट पे आते हैं। ये जो अनीस जंग है, वो एक लड़के को हमेशा देखती हैं कि वो जो गार्बेज होता है, कूड़ा करकट होता है, उसमें कुछ खोजता रहता है, यानी पैसा और पैसे की तलाश में वो कुछ ना कुछ हमेशा इसमें ढूंढता रहता है। और वो डेली उसको मॉर्निंग में देखती हैं अनीस जंग, और उससे वो पूछती हैं कि तुम ऐसा क्यों करते हो, यानी उसमें क्या कूड़े करकट में खोजते रहते हो? अब क्या होता है देखिए। अब यहाँ पे एनिस जंग उस बच्चे को थोड़ा सा डिफाइन कर रही हैं उसके बारे में। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, जो साहिब है वो अपने घर को बहुत समय पहले ही छोड़ दिया था। सेट एमिस द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, जो ढाका के हरे भरे मैदान के बीच में स्थित था। हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, उसका जो घर था उसके दिमाग में दूर दूर तक नहीं था, यानी उसका जो घर था उसके दिमाग में दूर दूर तक नहीं था। देयर वर मेनी स्टॉर्म्स that swept away their fields and homes, his mother tells him, यानी उसकी माँ उस बच्चे को बताई थी कि ढाका में बहुत सारी प्रॉब्लम थी, बहुत सारे तूफान आते थे, और जिससे उसके घर जो है ढह गए, उनको वो स्वेप्ट अवे मतलब बहा ले गए, यानी उसके घर को समाप्त कर दिया। ऐसा उसकी माँ ने उसे बताया था। दैट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन बिग सिटी वेयर ही वाज नाउ लिव, और इसीलिए वो अपने देश को यानी बांग्लादेश को छोड़ करके अपने धन की तलाश में ऐसे बड़े शहर में आ गए जहां पे आज वो रह रहे हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, यानी कह रहे कि मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। ही मटर, यानी वो बरबराते हुए धीरे धीरे से फुसफुसाते हुए बोला कि मेरे पास कुछ नहीं है करने के लिए। लुकिंग अवे यानी दूर देखते हुए, यानी जैसे वो कूड़ा बीन रहा था और वो बोलती हैं कि आप ऐसा क्यों करते हो, तो वो कहता है कि मैं ऐसा इसलिए करता हूँ कि मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। तो वो कहते हैं गो टू स्कूल, आई से ग्लीबली, ये कह रहे थोड़ा सा हम मजाक में उसको बोलते हैं, मैं उसको बोलती हूँ कि स्कूल काहे नहीं जाते हो, यानी स्कूल आप क्यों नहीं जाते हो? रियलाइजिंग इमीडिएटली, और तुरंत मैंने रियलाइज किया, मतलब तुरंत मुझे इस बात का एहसास हुआ। हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, यानी जो मेरी एडवाइस है वो कितनी खोखली है उसके लिए, यानी उसके ऊपर क्या इसका इफेक्ट पड़ा, ये तुरंत मैंने रियलाइज कर लिया। जैसे क्या होता है कि अगर कोई बच्चा जो बिल्कुल गंवार है, उसके घर वाले भी गंवार है, और मतलब और इकोनॉमिकली वीक है, पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, घर पे किसी तरह से जीवन यापन कर रहे हैं, और उससे अगर आप सलाह दें कि आप किसी कन्वेंट स्कूल में का क्यों एडमिशन नहीं करवा देते, इनका पढ़ाते क्यों नहीं, तो वो पेरेंट्स जो हैं आपकी बातों को हीड नहीं, मतलब अटेंशन पे नहीं करेंगे, उस पे ध्यान जरा सा भी नहीं देंगे। तो फिर आपको रियलाइज होगा कि मतलब इनको बताने का कोई मतलब नहीं है। तो उसी तरह से ये लड़की जो है जैसे ही कही कि आप स्कूल क्यों नहीं जाते हैं, अनीस जंग, उनको तुरंत रियलाइज हो गया कि मेरा जो एडवाइस है उसके लिए उसका कोई काम नहीं है, मतलब बेकार है, हालो है। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, और वो लड़का कहता है कि मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। वेन दे बिल्ड वन आई विल गो, और कह रहे हैं कि मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, जब लोग एक स्कूल बनाएंगे, मतलब मेरे स्कूल में जब पड़ोस में जब स्कूल बनेगा तो मैं पढ़ने जाऊंगा।
आई स्टार्ट ए स्कूल। ये लड़की कह रही है कि इफ आई स्टार्ट स्कूल विल यू कम, यानी अनीस जंग कह रही है क्या कि यदि मैं तुम्हारे इस पड़ोस में विद्यालय स्टार्ट करूं, स्कूल चलाऊं, तो क्या तुम पढ़ने आओगे? आई आस्क हाफ जोकिंग, ये कह रहे मैं थोड़ा मजाक करते हुए उसे ऐसा पूछा। तो वो लड़का कहता है, यानी साहेब कहता क्या है, यस ही सेड स्माइलिंग ब्रॉडली, यानी वो पूरी दिल से, यानी मतलब उसको नहीं लग रहा था कि ये लड़की हमसे मजाक कर रही है, यानी वो मुस्कुराते हुए क्या कहता है कि हाँ जरूर, अगर आपने विद्यालय खोला तो मैं जरूर आऊंगा। ए फ्यू डेज लेटर, यानी कुछ ही दिनों के बाद, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, कह रहे कुछ ही दिनों के बाद मैंने देखा कि वो मेरे पीछे पीछे भाग रहा था, और पूछा, क्या पूछा, इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका विद्यालय तैयार हो गया, यानी आपने विद्यालय खोला। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, आई से एम्बेरेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन। देखिए क्या, जब वो लड़का पूछता है कि क्या आपका स्कूल तैयार हो गया, तो वो जो एनिस जंग है वो कहती है इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, यानी एक स्कूल बनने में टाइम लगता है, समय लगता है। आई से मैंने कहा, एम्बेरेस्ड, एम्बेरेस्ड का मतलब शर्मिंदित होकर के, शर्मा करके, एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस, एक ऐसा वादा करके, दैट वाज नॉट मीट, जिसका कोई मतलब नहीं था, यानी झूठ है, झूठ में बोली थी कि मैं विद्यालय खोलूंगा तो आओगे पढ़ने, तो उस बच्चे को लगा कि रियली मैडम जो है विद्यालय खोलेंगी, और इसीलिए उनके पीछे पड़ गया कि विद्यालय तो खुलल, और ये बेचारी तो मजाक कर रही थी, और उसी मजाक पे इनको एम्बेरेस्ड फील होता है, शर्मिंदगी महसूस होती है, और फिर वो क्या कहती हैं कि स्कूल बनने में टाइम लगेगा। बट promises like mine abound in every corner of his bleak world, ये कह रहे कि मेरे मेरा जैसे जो प्रॉमिस है, जैसे मैं प्रॉमिस की, इस तरह के जो प्रॉमिस हैं वो उसके दिमाग में जुड़ जाते हैं, उसके दिमाग के हर कॉर्नर में जो है वो घुस जाते हैं, और उसका जो ब्लीक वर्ल्ड है, यानी उसका जो सूना संसार है, जो हल्का लाइटली जो संसार, ब्लीक का मतलब होता है हॉलो, लाइटली जिसका कोई मतलब नहीं हो, वैल्यूलेस, तो उसका जो ब्लीक वर्ड है उसके हर कॉर्नर में ये वर्ड था। क्या वर्ड? कि जो मैं बोली थी उससे कि विद्यालय खुलेगा, तो ये मेरे जैसे प्रॉमिस जो है उसके दिमाग में घर कर गए थे, बैठ गए थे। आफ्टर मंथ ऑफ नोइंग हिम, ये कह रहे कि एक महीना उसे जानने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उससे उसका नाम पूछा, यानी वो जो साहेब लड़का है वो कह रहे कि मैं एक पहले तो एक महीना तक जो है उससे मिलती जुलती रही, बाद में मैंने उससे नाम पूछा, तो वो लड़का कहता है साहब ए आलम, ही अनाउंस इट, वो कहता है कि मेरा नाम साहब ए आलम है, मेरा नाम साहब ए आलम है। ही डज नॉट नो व्हाट इट्स मीन्स, और उस बच्चे को ये नहीं पता था कि उसके नाम का मतलब क्या है, उसके नाम का मतलब भी उस बच्चे को पता नहीं है। इफ ही न्यूज इट मीनिंग, यदि वो इसका मतलब समझता, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, कि उसके नाम का मतलब संसार, यूनिवर्स का मतलब होता है पूरा ब्रह्मांड, यानी उसके नाम का मतलब ब्रह्मांड का स्वामी होता है, ही वुड हैव ए हार्ड टाइम टू बिलीव इट, तो बड़ी मुश्किल से उसे विश्वास होता, यानी वो लड़का जो दाने दाने के लिए मोहताज है, एक परपेचुअल गरीबी में वो पीस रहा है खुद को, और पढ़ाई, स्कूल और जितनी भी सुविधाएं एक जनरल व्यक्ति को मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है, और उसका नाम पूरे ब्रह्मांड का स्वामी रखा गया है। अगर ये बात उसे पता चले तो अपने नाम पे हुई बड़ी मुश्किल से उसे विश्वास होगा। Unaware of what his name represents, he roams the streets with his friends, an army of barefooted boys who appears like the morning birds and disappear at noons। ये कह रहे कि वो अपने नाम से अनजान होकर के, कि उसका नाम क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या प्रस्तुत करता है। ही रोम्स, रोम्स का मतलब होता है वंडर, भटकना, वो भटकता रहता है सड़कों पे अपने दोस्तों के साथ। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट, बेयरफुट का मतलब होता है कि नंगे पैर, यानी वो ऐसे बच्चों के आर्मी के साथ, ऐसी सेना लेकर के जो बिना चप्पल के, बिना शूज के नंगे पैर घूमते हैं, जो अपीयर होते हैं मतलब दिखाई देते हैं, लाइक द मॉर्निंग बर्ड, यानी सुबह की चिड़ियों के जैसे, और डिस्पियर हो जाते हैं एट नून, यानी दोपहर में वो गायब हो जाते हैं। यानी ये जो लड़के थे, जो रेड स्पीकर थे, यानी जो कूड़ा बीनने वाले हैं, उनके बच्चे हैं, साहिब भी उन्हीं में से एक था।
तो ये लोग सुबह को बोरिया वोरिया ले करके अपना वो जो जितने भी डस्ट वगैरह होते हैं, मतलब शीशा बोतल जो भी कचरा है उसको इकट्ठा करने के लिए सुबह निकलते थे, और दोपहर तक ये फिर अपने अपने घरों में यानी गायब हो जाते थे। तो उसी तरह से कह रहे हैं कि मॉर्निंग बर्ड के जैसे वो सुबह दिखते थे और शाम को वो लोग गायब हो जाते थे। ओवर द मंथ्स, ये कह रहे कि एक महीने के ऊपर, जब एक महीने से ज्यादा हो गया, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, तो मैंने हर किसी को पहचान लिया। ईच रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना। ये कह रहे मैंने हर किसी से परिचय किया और बोला, वाई आर नॉट यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, मैंने एक से पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, यानी नंगे पैर क्यों रहते हो, चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। फिर क्या जवाब आता है? जवाब ये आता है लड़के के द्वारा कि माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, यानी जो मेरी माँ है वो चप्पलों को जो है सेल्फ से नीचे नहीं उतारती। मतलब जो सेल्फ मतलब होता है एटिक, अलमारी की जो टाड़ वगैरह होता है उसको बोलते हैं, जो मकान में होता है, जैसे हमारे यहाँ है। तो कि वो कहते हैं कि मेरी जो माँ है वो सेल्फ से, यानी जो टाड़ है या अलमारी है वहां से मेरी माँ चप्पल को उतारती नहीं है पहनने के लिए कि तुम मत पहनो इसे। ही आंसर सिंपली, वो बड़ी साधारण तरीके से ऐसा जवाब दिया, even if she did, he will throw it them off, adds another who is wearing shoes that do not match। तब तक एक लड़का जो जूता पहना हुआ था, लेकिन उसके जूते जो थे वो दोनों पैर के मैच नहीं कर रहे थे, यानी एक दूसरे का एक दूसरे का। और वो बड़े ही शान से कहता है कि यदि इसकी माँ उतार भी देती ना तो वो ये फेंक देता है चप्पल अपना, इसीलिए इसकी माँ चप्पल नहीं देती है। आगे देखिए, when I commented on it, he shuffles, he shuffles his feet and say nothing, I want shoes। अभी देखिए, जब कह रहे कि जब मैंने उस पर कमेंट किया कि तू तो दुई गोड़े पहले बाटा, तो फिर उसने क्या किया, अपने पैरों को सफल किया। सफल का मतलब होता है घिसना रगड़ना, तो जमीन पे अपने पैरों को रगड़ने लगा और कुछ नहीं बोला। आई वॉन्ट शूज, मैं भी जूता चाहता हूं। से द थर्ड बॉयज, एक तीसरा लड़का जो है वो कह रहा है कि हमो जूता चाहिए। हु हैज नेवर ओन्ड ए पेयर ऑफ ऑल हिज लाइफ, जिसने अपने पूरे जीवन में कभी जूता नहीं पहना था, और वो लड़का कहता है कि हमको भी जूता चाहिए, यानी मुझे भी जूता पहनना है, ऐसा इच्छा जताया उसने। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, आई हैव सीन चिल्ड्रेन वॉकिंग बेयरफुट, ये कह रहे पूरे भारत में जब मैं ट्रेवल कर यात्रा कर रहा था तो मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसे देखा कि वो नंगे पैर रहते हैं इन सिटीज, शहरों में, विलेज रोड, गांव की सड़कों पर। इट इज नॉट लेक ऑफ मनी, कह रहे कि ये पैसे की कमी नहीं है, बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, बल्कि यह एक ट्रेडिशन है कि वो नंगे पैर रहते हैं, ये उनकी परंपरा है। इज वन एक्सप्लेनेशन, और ये एक एक्सप्लेनेशन था, मतलब लोग यही कहते हैं कि अरे हमारे पैसा कमी ना आए, बस मन के शौक से नहीं पहिरीला। मतलब वो उसको ट्रेडिशन का हवाला देकर के उस गरीबी को छुपाते थे कि परंपरा है, रीति रिवाज है, कोई नहीं पहनता इसलिए हम नहीं पहनते हैं। और ऐसा एक्सप्लेनेशन था, ऐसा एनिस जंग ने लिखा। आई वंडर, ये कह रहे कि मुझे आश्चर्य होता है, इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे परपेचुअल स्टेट ऑफ पुअर्टी, ये केवल एक एक्सप्लेनेशन है, केवल एक बहाना है क्या करने का, एक्सक्यूज देने का, यानी बहाना करने का, ताकि उस परपेचुअल, यानी परपेचुअल का मतलब जो कंटिन्यू रहती है, उस परपेचुअल स्टेट ऑफ पुअर्टी, पुअर्टी का मतलब गरीबी, यानी जो निरंतर चली आ रही गरीबी है उसको छुपाने का एक्सप्लेनेशन है केवल, ताकि वो प्रिटेंड कर सके कि वो गरीब नहीं है। और उस गरीबी से बचने के लिए, यानी लोगों की नजर में गिरने के लिए, वो क्या कह देते थे कि चप्पल हम इसलिए नहीं पहनते हैं क्योंकि एक परंपरा है, ट्रेडिशन है, कोई नहीं पहनता तो हम भी नहीं पहनते हैं। बल्कि ये ट्रेडिशन नहीं है, बल्कि एक जो है एक्सक्यूज है, ऐसा एनिस्टन मानती है। अब देखिए क्या होता है, वो कहती है कि ये लोग कह रहे हैं कि ये गरीबी नहीं बल्कि ये परंपरा है, तो ये कह रहे हैं कि मुझे याद है, देखिए आई रिमेंबर ए स्टोरी, अ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी, कह रहे मुझे कहानी पता है एक इंसान की जो उडुपी में मुझे एक आदमी ने बताया था। एज ए यंग बॉय ही विड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, कि जब वो एक यंग था, यानी युवा था, तो वो विद्यालय जाया करता था जो एक मंदिर के पास है, मानी पीछे था।
वेयर हिज फादर वाज अ प्रीस्ट, जहां पे उसके पापा प्रीस्ट थे। प्रीस्ट का मतलब होता है पुजारी या पुरोहित। तो जहां पे उनके पापा, ये देखिए भैया अनिस जंग जो है उस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे कि जो गरीबी है उसको छुपाने के लिए वो ट्रेडिशन का नाम दे रहे हैं, परंपरा का नाम दे रहे हैं। कह रहे कि वो मुझे कहानी याद है, एक उडुपी की एक इंसान ने मुझे बताया था कि जब वो छोटा सा बच्चा था तो वो जब पढ़ने जाता था तो उसका जो विद्यालय था वो एक टेम्पल के पीछे, वेयर हिज फादर वाज प्रीस्ट, जहां पे उसके पापा पुजारी थे, यानी उस मंदिर में उसके पापा पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली, और वो ब्रीफली का मतलब होता है फॉर ए शॉर्ट टाइम, वो थोड़े टाइम के लिए वहां पे रुकता था एट द टेम्पल, यानी टेम्पल पे यानी मंदिर पे, एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज, और एक जोड़ी जूता के लिए वो प्रार्थना करता था विद्यालय जाने से पहले। 30 ईयर लेटर, और 30 साल बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, और 30 साल बाद मैं उसके टाउन पे विजिट किया, मैं उसके गांव में गई। एंड द टेम्पल, और उस टेम्पल पे गई, विच वाज नाउ ड्रोन इन द एयर ऑफ डिसोलेशन। डिसोलेशन का मतलब होता है डिजर्ट, जो आज निर्जन हो गया था, उजड़ गया था, रेगिस्तान जैसा, मतलब सुनसान हो गया था। तो वहां पे वो गई। इन द बैक यार्ड, और उसके पीछे, वेयर लिव द न्यू प्रिस्ट, जहां पे एक नया पुजारी रहता था। देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर, और वहां पे लाल कलर और सफेद कलर की प्लास्टिक चेयर्स थी यानी कुर्सियां थी। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, एक युवा लड़का आता है जो एक ग्रे कलर का यूनिफॉर्म पहना होता है। बियरिंग सॉक्स, वो सॉक्स पहना होता है और शूज पहना होता है, जूता पहना होता है। अराइव्ड यानी वो आता है, पेंटिंग माने हाफते हुए, एंड थ्री हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड, और एक फोल्डिंग बेड होता है वहां पे वो अपना स्कूल बैग को फेंक देता है। लुकिंग एट द बॉय, और उस बच्चे को देखते ही, आई रिमेम्बर द प्रेयर ऑफ अनदर बॉय, तो मुझे एक दूसरे बॉय का जो प्रेयर है वो याद आ गया। हैड मेड टू द गॉडीज, जो देवी से, गॉडी मतलब देवी होता है, जो देवी से प्रार्थना किया था। वेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज, और वो अब लास्ट अंततः जो है शूज को प्राप्त कर लिया था। लेट मी नेवर, देखिए लेट मी नेवर लूज देम, और अभी अब हमें उस सूझ को खोना नहीं है। द गॉड इज हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और देवी ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया था। तो शायद आप इस सारी चीजों को समझ नहीं पाए होंगे, थोड़ा सा मैं समझा रहा हूं। देखिए अभी अभी रिसेंटली जो साहेब है और उसके दोस्तों ने एक्सप्लेनेशन दिया कि वो लोग चप्पल इसलिए नहीं पहनते हैं क्योंकि उनका ट्रेडिशन है। लोग भी अलग अलग शहरों में, गांवों में, अलग अलग जगह पे लेखिका ने विजिट किया, और हर जगह यही लोगों ने बताया कि ट्रेडिशन के कारण हम लोग चप्पल वगैरह नहीं पहनते हैं। लेकिन फिर अब वो उस कहानी को याद करती है कि जहां पे एक आदमी जो है वो चप्पल नहीं पहनता था, और वो जब बचपन में था तो वो प्रेयर करता था कि काश मुझे भी चप्पल मिल जाए। और फिर आज वहीं पे जहां पे लोग कहते थे ट्रेडिशन है, परंपरा है कि चप्पल ना पहनने का, और जब जैसे ही समय बदला 30 साल बाद, थोड़ी सी सिचुएशन सही हुई सिचुएशन, तो आज बच्चे वहां पे भी जूता पहन करके और टाई बेल्ट लगा करके स्कूल जा रहे हैं। मतलब क्या है, हम तब तक एक्सक्यूज देते हैं जब तक हमारे पास होता नहीं है, जब होता नहीं है तो हम एक्सक्यूज देते हैं, और जब हो जाता है तो हमारा वो ट्रेडिशन समाप्त हो जाता है। अभी जब नहीं है तो चप्पल, तो हम चप्पल न पहना ट्रेडिशन है, जब होगा पैसा रहेगा तो फिर वो ट्रेडिशन समाप्त हो जाएगा। तो उसी तरह से ये कह रहे हैं। तो फिर ये यहाँ पे एक लाइन दे, लेट मी नेवर लूज देम, यानी हमें फिर से अब उस गरीबी को नहीं लाना है, जो हमारा गरीबी, जो मेरी गरीबी हम लोगों की समाप्त हो चुकी है। चलिए आगे देखिए। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ प्रीस्ट नाउ वोर शूज, और ये कह रहे हैं कि जो प्रीस्ट थे यानी जो पुजारी थे वो, उनके बच्चे की तरह, नाउ अब जो उनके बच्चे की तरह जो लड़के हैं वो क्या पहने हुए हैं, शूज पहने हुए हैं। बट मेनी अदर्स लाइक द रेड स्पीकर्स इन माई नेबरहुड, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रेड स्पीकर्स हैं मेरे नेबरहुड में यानी पड़ोस में, रिमेन शूजलेस, वो आज भी शूजलेस हैं। ये कह रहे हैं कि पुजारी के बच्चा तो जूता पा गया, अब जो नया पुजारी था उनके यहाँ तो मतलब गरीबी समाप्त हो गई, अब फिर से वो अच्छे से रहने लगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं मेरे पड़ोस में जो रेस्पीकर्स के हैं, रेस्पीकर मतलब कूड़ा बीनने वाले, उनके जो बच्चे हैं आज भी वो शूजलेस हैं, उनके पास जूते नहीं है। आगे देखिए, माई एक्वांटेंस विद द बेयर फुट रेड स्पीकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, कह रहे मेरा जो एक्वांटेंस है, एक्वांटेंस का मतलब होता है परिचय, यानी नहीं होता इंट्रोडक्शन। क्योंकि जो कह रहा है कि लड़की कह रही कि जो मेरा परिचय है उन लोगों से, वो मुझे लीड किया कि मैं कहां पे जाऊं, सीमापुरी।
ये जो बेयरफुट रेड स्पीकर्स हैं, नंगे पैर वाले जो रेड स्पीकर हैं, उनसे जब परिचय हुआ तो लीड्स किए, मतलब नेतृत्व किए वो लड़की का, कहाँ के लिए? सीमापुरी के लिए, यानी मोटिवेट किए कि आप आइए मेरे यहाँ पे। ए प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली है उसके बॉर्डर पे सीमापुरी स्थित है। 8 माइल्स अवे फ्रॉम इट, हालांकि अभी दिल्ली से ये मीलों दूर है। मेटाफोरिकली मतलब होता है लाक्षणिक तौर पे। दोज हु लिव हियर आर स्क्वेटर्स, यानी वो लोग जो वहां पे रहते हैं वो स्क्वेटर्स हैं। स्क्वेटर्स का मतलब क्या होता है कि जो इलीगल तरीके से आके रह जाते हैं, भारत में बस जाते हैं। जैसे मान लीजिए 1971 की जो लड़ाई हुई थी बांग्लादेश भारत से, तो वहां पाकिस्तान भारत का युद्ध हुआ था, बांग्लादेश जहां पे रिलीज हुआ था, तो वहां पे क्या हुआ था, बांग्लादेश से बहुत सारे लोग भारत में घुस गए थे। तो जो घुस गए थे उनके पास कोई लीगल यहाँ का आइडेंटिटी नहीं था, तो वो स्क्वेटर कहलाए। तो वही स्क्वेटर्स की बात कर रहे हैं हम। दोज हु लिव हियर आर स्क्वेटर, यानी जो यहाँ पे रहते हैं वो स्क्वेटर्स हैं। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि 1971 में वो बांग्लादेश से यहाँ पे आके बस गए थे। साहेब फैमिली इज अमॉन्ग देम, और साहेब का परिवार भी उन्हीं में से एक था। सीमापुरी वाज देन ए विल्डरनेस, तब उस समय जब आके बसे थे तो सीमापुरी एक विल्डरनेस था। विल्डरनेस का मतलब डिजर्ट, मतलब सुनसान एरिया था, झाड़ी जंगल था। इट इट स्टिल इज, और ये अब भी ऐसा ही था, ऐसा ही है, बट इट इज नो लॉन्गर इम्पटी, लेकिन जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लंबे समय तक सीमा पूरी खाली नहीं रहेगी। इन द स्ट्रक्चर ऑफ मड, यानी मड के स्ट्रक्चर में, मड का मतलब होता है मिट्टी से बना जो स्ट्रक्चर है, जो घर है, विथ रूफ ऑफ टीन, जिनके छतों पे टीन है, एंड तारपुलिन, या तो तारपुलिन का मतलब होता है पन्नी, और जो नहीं बरसाती वगैरह लगाते हैं वो। डिवाइड मतलब वंचित है आप सीवेज एंड ड्रेनेज, यानी जो नल नालियां हैं, जो पानी बहने का जो मार्ग है, उससे वो वंचित है। ऑफ रनिंग वाटर, यानी वहां पे पानी बहने होने का जो है सुविधा नहीं है। हर जगह पे देखते हैं इधर उधर पानी बिखरा रहता है। लीव 10 रेड स्पीकर्स, और वहां पे 10,000 रेड स्पीकर्स रहते हैं, यानी कूड़े बिनने वाले रहते हैं। बात अब सीमापुरी की आ रही है। सीमापुरी जो है दिल्ली की बाउंड्री पे स्थित है, वहां पे लगभग 10,000 रेड स्पीकर्स रहते हैं। और वो ऐसे सिचुएशन में रहते हैं जहां उनके घर मिट्टी के बने हुए हैं, उनके उस पे वो टीना तबाड़ी और ये जो तारपुलिन वगैरह रखा गया है। वहां नाली और पानी बहने का कोई साधन नहीं है, हर जगह पे रनिंग वाटर है, और वहां पे लगभग 10,000 स्पीकर रहते हैं। उन्हीं में से ये साहब एक था। चलिए, मुझे लगता है कि टाइम ज्यादा लग रहा है, मैं नहीं चाह रहा हूँ कि वीडियो बहुत लंबा हो, छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, इस स्टोरी को हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।